गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स के ऊपर जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसका वीडियो सेकंड हम आपको बता रहे हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा और ये किसी भी कंपटीशन में इकोनॉमी के सेक्शन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी आते हैं तो उस पर्पज़ से भी ये ज़रूरी है, क्योंकि बाकी करंट अफेयर्स और कुछ भी अगर बीपीएससी के आप एस्पिरेंट्स हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। इसीलिए आगे चलते हैं और इसमें से ही आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल क्वेश्चंस भी आपको आते रहेंगे, तो इसलिए देखते हैं हम लोग आगे वीडियो में क्या है। देखेंगे कि एक वर्ड है कि जीडीपी। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जीडीपी हम कहते हैं किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। इसमें देखिए पूछता है डेफिनेशन में, आपको ऑप्शन देगा जीडीपी में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक में क्या करेगा कि वस्तु देगा, है ना, और सेवा गायब कर देगा, कह वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य। एक में देगा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य और उसमें वस्तु यानी गुड्स को हटा देगा। तो इसलिए इस लाइन को याद करना बहुत जरूरी है। और एक फाइनेंशियल ईयर पहले तो आप ये समझ लें, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हर साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, फिर से बोले इसको ध्यान से सुनेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में देश के अंदर जो भी गुड्स या सेवा या सर्विस से, है ना, जो चीज़ें जो अर्निंग हुआ है देश को, उसे हम जीडीपी कहते हैं। एक तो ये पॉइंट हुआ। आगे कहता है जीडीपी से देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। ये हम जानते हैं कि किसी देश का इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है ना। तो ये हम इसको इस तरह से मेजरमेंट करते हैं जीडीपी से। तीसरी बात ये है कि भारत में विभिन्न वर्षों में जीडीपी संरचनाओं में बदलाव हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं 1950-51 से लेकर 2022-23 तक में। अच्छा, एक वर्ड है कि करंट बेस ईयर क्या है, पूछा जाएगा कि व्हाट इज द करंट बेस ईयर, है ना, बेस ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो अभी जो हमारा जो बेस ईयर है 2011-12 है। अब ये बेस ईयर क्या होता है। देखिए जो जीडीपी होता है उसको दो तरह से हम लोग निकालते हैं, एक होलसेल प्राइस पर, या कह लीजिए कि हम एक बेस ईयर पर 2011-12 के हिसाब बेस ईयर से निकालते हैं, और या कह लीजिए एक करंट ईयर पर निकालते हैं। तो दो ईयर से निकलते हैं। करंट ईयर मतलब 2025-26, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का जो जीडीपी हम काउंट करेंगे वो करंट ईयर से जीडीपी कहलाएगा। और बेस ईयर जो आपका वो 2011-12 होगा। और 2011-12 के पहले 2004-5 बेस ईयर हुआ करता था, तो ये भी आप जान लें। और यहाँ से सीटी में क्वेश्चन वगैरह आने की संभावनाएं हैं। और बाकी जो वनडे एग्जामिनेशन है वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से अगर बात करें तो। आगे एक वर्ड है आर्थिक समृद्धि। अब देखिए दो वर्ड है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अगला जो स्लाइड देखेंगे इसमें आर्थिक विकास, और यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक समृद्धि लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इन दोनों में हम समझेंगे, दोनों में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है। ये कई बार ये चर्चा का विषय रहा है और लोग समझ नहीं पाते कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि वृद्धि भी का मतलब ही विकास ही होता है ना। तो इसलिए दोनों ही सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं, समृद्धि यानी कि डेवलपमेंट, आर्थिक विकास ये भी डेवलपमेंट। बट यहाँ पर हम समझेंगे कि इनमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो ये स्लाइड में हम समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है। तो जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। फिर से इसको लाइन को आप समझेंगे, जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय, दो बात बोले हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या पर कैपिटल इनकम में जो होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि कहते हैं। और ये क्वांटिटिव होता है। क्वांटिटी मतलब भाई कल को आप, हम भारत का जो पर कैपिटल इनकम था वो आपका 1 लाख था, आज 1,13,000 17,000 हो गया। तो क्वांटिटी में ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन क्या उसके लाइफ स्टैंडर्ड में, जैसे अब एयर क्वालिटी खराब है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल रहा है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, इनकम बढ़ रहा है, तो ये एक अलग फिर विषय होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, मात्रात्मक चेंजेस आ रहे हैं जीडीपी में, या पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में हो रहा है। आगे लिख रहा है कि केवल आय बढ़ने पर ही आर्थिक समृद्धि मानी जाती है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं, केवल आय बढ़ने पर ही आर्थिक समृद्धि मानी जाती है। आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम होता है। ये लाइन को आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अब देखेंगे अगला जो है आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या होता है। तो एक जगह पर है इकोनॉमिकल ग्रोथ है, और एक जगह पर है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को अगर आप ये देखेंगे, मीनिंग अगर समझेंगे तो विकास ही है, बट फिर भी इसमें कुछ अंतर है। अब आर्थिक विकास में कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा, यानी कि आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा जो होता है वो आर्थिक विकास का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्थिक प्लस सामाजिक
प्लस संस्थागत, संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी उसमें जो डेवलपमेंट है उसको भी शामिल किया जाता है। फिर कहता है जीवन स्तर में सुधार, यानी कि लाइफ स्टाइल में इसमें कोई सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे पीछे मैंने कहा भी आपको, है ना। और इसका आर्थिक विकास के संकेतक, कहता है कि जीवन स्तर में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है और आर्थिक विकास के ये संकेतक होते हैं। उसमें क्या क्या होगा, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, एजुकेशन लेवल क्या है, हेल्थ में क्या है, आपका पोषण स्तर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गरीबी और बेरोजगारी में कमी है या बढ़ोतरी है, इस चीज को लेकर के हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को समझते हैं। अब अगर कंपेरेटिवली देखेंगे दोनों कई जगह पर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को, तो देखिए आर्थिक समृद्धि में क्या होता है कि यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या होगा कि केवल आय में वृद्धि होता है, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है, जबकि आर्थिक जो विकास होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा आर्थिक विकास में और आर्थिक समृद्धि के मामले में। तो कहता है गुणात्मक होगा प्लस मात्रात्मक परिवर्तन व्यापक अवधारणा होता है। तो ये दोनों को आप आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास काफी कंफ्यूजिंग होता है, बीपीएससी लेवल में ये काफी आपको बहुत परेशान किया है पीछे में कई लोगों को। खैर अब आगे देखेंगे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक एक इंडेक्स है जिसको हम लोग कहते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, क्वालिटी इंडेक्स होता है ये। तो इसको इसका बेस पूछेगा कि ये कितने पैमाने पर इसको नापा जाता है, पीक्यूएलआई को। तो इसके तीन संकेतक यानी तीन आधार, तीन बेस होते हैं। एक होता है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर यानी कि शिशु मृत्यु इन्फेंट डेथ रेट जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा है वयस्क साक्षरता दर, लिटरेसी। और इसका जो मापदंड होता है, मान जो होता है उसका 0 से 100 होता है। चूंकि देखिए जो एच डी आई है उसका जो मापदंड है 0 से 1 है, यानी कि उसमें जो पॉइंट मिलते हैं वो 0.50 60 इस तरह से मिलेगा, यानी 0 to 1 है। तो ये आपको कभी कभी रेट भी पूछता है, रेटिंग जो देते हैं वो क्या देते हैं, 0 to 1 देते हैं, 1 to 10 देते हैं, कि 1 to 100 देते हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें पी क्यू एल आई में जो है सो मान जो होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। तो ये एक आपका पीटी का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एक और चीज, इन्फेंट डेथ रेट क्या होता है, या इन्फेंट डेथ रेट कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं। तो 0 से 1 ईयर से जो होता है वो इन्फेंट डेथ रेट हम लोग कहते हैं। और वयस्क साक्षरता दर किसको कहते हैं, तो देखिए वयस्क साक्षरता दर यानी एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति भारतीय के संविधान के शेड्यूल 8 में जो दिए गए 22 भाषाएं हैं इनमें से किसी एक में अगर वो अपना नाम लिखना या कुछ लिखना भी अगर जानता हो, है ना, तो उसे हम साक्षर मानते हैं, लिटरेट मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट के पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता क्या होता है। देखिए क्रय शक्ति यानी कि देखिए किसी कंट्री के जो आपका जो करेंसी होता है, जैसे डॉलर है, तो डॉलर, एक डॉलर अभी हमारा चला 90 के क्रॉस कर चुका है। यानी कि अमेरिका में का जो यूएस डॉलर है वो 1 रुपये में जो सामान खरीद सकता है उसके लिए हमें पे करने पड़ेंगे 90 रुपये। तो इससे पता चलता है कि परचेजिंग पावर किस करेंसी की या किस देश की सबसे बेहतर है। तो किस, तो इस कैटेगरी से किसी का 1 डॉलर, चूंकि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है उसमें हम लोग ने डॉलर को सेंटर में रख करके, है ना, मतलब कि जो करेंसी का मेजरमेंट हम लोग यूएस डॉलर से करते हैं। तो तो वही कह रहा है विभिन्न देशों की वास्तविक क्रय शक्ति की तुलना, इसको सबसे पहले 1993 में विश्व बैंक, सही नहीं, आईएमएफ के द्वारा शुरू किया गया था। 1993 में इसमें विश्व बैंक ने इसको बाद में अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेंगे कि 1993 में सबसे पहले आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको स्टार्ट किया था, बाद में इसको अडॉप्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो, और अब देखिए इसमें लिखा, लास्ट में मैंने लिखा भी है कि और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है किस देश के करेंसी में या कितना परचेजिंग पावर, और वो किसी देश की करेंसी में परचेजिंग पावर कहाँ से आएगी, वो आएगी उसके इकोनॉमिकल ग्रोथ की वजह से। उसके पास सोने का भंडार कितना है, उसके पास लोन कितना, इंटरनेशनल लोन कितना चल रहा है ना, ये सारी चीजें इसको तय करती हैं। और भी बहुत सारे मेजरमेंट है। जब लार्ज वीडियो जब इस टॉपिक पर बनेगा, सिंगल टॉपिक होगा पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उसको लंबे तरीके से समझाया जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आज का जो हमारा वीडियो था वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।